रहीम। मैं डॉक्टर माजिद और मेरे जो दोस्त हैं बासित बेदार साहब, तो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई हैं बिकॉज जो रोज़मर्रा जो परेशानियां बच्चों को होती हैं उसके रिलेटेड एक तो ये हैं कि अभी मार्च अप्रैल सेशन ऑफिशियली शुरू हो गया है, तो जो बच्चे करीबन 10th तक हैं तो वो तो अभी अपने पढ़ाई के लिए फोकस करेंगे, कंसिस्टेंटली एंड मुसलसल अपनी बुक्स के साथ वाबस्ता रहेंगे और वो इंशाल्लाह अपने जो एग्जामिनेशन है उसमें अच्छे ग्रेड लाएंगे, इसी पे फोकस करेंगे। मगर जो स्टूडेंट 11th और 12th में पढ़ रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंजीनियरिंग और मेडिकल शोबे के साथ वाबस्ता है, तो मैं उनके लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ जो अभी 11th क्लास मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और 11th क्लास नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो अपने 11th क्लास को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ वो एक न्यूमेरिकल अप्रोच, वो एक कंसेप्चुअल अप्रोच, वो एक एंट्रेंस अप्रोच के बेस पे पढ़े, ताकि एक तो इनका 11th एक तो एनुअली के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें भी अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे ग्रेड्स लाने, और इसके साथ साथ उनको एंट्रेंस के लिए भी प्रिपरेशन हो रही है। और जो अभी 12th क्लास स्टूडेंट्स हैं मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए, तो उनके लिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाइज के बेस पे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं कि भाई अब तो 12th का एग्जाम जो है मार्च अप्रैल में है, अभी तो हम फोकस करेंगे टुवर्ड्स एंट्रेंस, चलो 12th को साइड लाइन करेंगे। ये चीज उनको याद रखनी है कि 12th के परसेंटेज इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, जब इनको कल मार्च अप्रैल में 12th के एग्जामिनेशन होंगे जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का पैटर्न होता है, अगर उनको कल 97% से ज्यादा इसमें आएगा, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर द मेडिकल एस्पायरेंट्स एंड PCM फॉर द नॉन मेडिकल एस्पायरेंट्स, अगर वो 97% से ज्यादा लाते हैं, तो अगर वो अब्रॉड एडमिशन के लिए जाना चाहते हैं तो बांग्लादेश में अंडर सारक कोटा, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज, उसके थ्रू उनका जो MBBS फुल्ली फंडेड हो जाएगा। और ईरान में भी अगर वो चाहते हैं एडमिशन करना, ईरान के गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज उनका फुल्ली फंडेड एडमिशन करवाएंगे। ऐसी भी बहुत सारी कंट्रीज हैं यूरोप में भी जो बाज़ाब्ता फुल्ली फंडेड करवाते हैं। तो 12th भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या करेंगे, वो बाज़ाब्ता 12th क्लास को नहीं छोड़ेंगे, वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स 12th में बाज़ाब्ता 12th के लिए फोकस रहेंगे, मगर वो अपना अप्रोच बढ़ाएंगे, अपना माइंड सेट को वसअत देंगे। क्या करेंगे, वो एक तो वो 12th के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाइज भी पढ़ेंगे, ताकि जब उनको मार्च अप्रैल में 12th का पेपर होगा वो उसको अच्छे ग्रेड्स के साथ पास करेंगे, अच्छे परसेंटेज लाएंगे। और साथ साथ में वो 12th को एंट्रेंस बेस्ड अप्रोच, फिजिक्स में वो न्यूमेरिकल अप्रोच के बेस पे, केमिस्ट्री में 3 सेगमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, वो उसमें कंसेप्चुअल और मेमोराइजिंग अप्रोच क्रिएट करेंगे, और बायोलॉजी में भी कंसेप्चुअल और मेमोराइजिंग अप्रोच क्रिएट करेंगे। एक तो उनका 12th भी अच्छी तरह से वो 12th को अच्छी तरह से कामयाबी के साथ और 12th को ग्रेड्स के साथ अच्छी तरह से इसको मुकम्मल करते हैं। उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, अपन खुद को एंट्रेंस के लिए भी प्रिपेयर करवाते हैं, उनका टाइम ज़ाया नहीं हो जाता है। जब इनको मार्च अप्रैल में बाज़ाब्ता एग्जामिनेशन होगा एनुअली, जब उसमें अच्छे परसेंटेज लाएंगे तो एक साइकोलॉजिकल असर उनके नीट पे पड़ेगा, फिर इनको बाज़ाब्ता 2-3 महीने नीट के लिए आ जाते हैं, उसमें 11th प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि जो नीट UG होता है उसमें 11th और 12th का दोनों का सिलेबस आ जाता है। तो अगर वो 12th को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ एक एंट्रेंस अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, एक तो 12th में भी अच्छे परसेंटेज लाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, और एंट्रेंस भी उनका प्रिपेयर हो जाता है, बाद में 2-3 महीने वो 11th को प्रिपेयर करके इंशाल्लाह नीट UG में भी कामयाब हो जाएंगे। तो ये पहली बात है। तो दूसरी बात जो सबसे अहम ये है कि जितने भी बच्चे जो चाहते हैं इंडिया में MBBS या इंजीनियरिंग या कोई भी कोर्स करना, और जो चाहते हैं अब्रॉड में इंजीनियरिंग या MBBS करना, तो या बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं अब्रॉड में जॉब्स के लिए जाना, हमने बहरहाल और सबने ये देखा होगा उनमें एक प्रॉब्लम्स ये होती हैं डॉक्यूमेंट्स में, उनके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पासपोर्ट होता है और उनका जो आधार कार्ड होता है उसमें वेरी करता है, या तो नेम वेरी करेगा, पेरेंटेज वेरी करेगा, एड्रेस वेरी करेगा या DO भी वेरी करेगा। तो बाद में क्या हो जाता है, जब इनको 12th क्लास पास करने के बाद या अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब वो देखते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स में वेरिएशंस आती हैं, बाद में वो क्या करते हैं कि इस पे प्रोसेस करना शुरू करते हैं। करीबन
6 मंथ से 1 साल उनको इसमें ज़ाया हो जाता है। तो मैं ये इल्तिमास करता हूँ पेरेंट्स से और एडमिनिस्ट्रेशन से, जो भी ये डॉक्यूमेंट्स के, और देखो स्कूल अथॉरिटीज़ है, आधार कार्ड अथॉरिटीज़ हैं, पासपोर्ट की अथॉरिटीज़ हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट इटसेल्फ एंड द पेरेंट्स, वो क्या देखे कि जो भी एकेडमिक्स में वो नाम लिखते हैं, पेरेंटेज लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, डीओबी लिखते हैं, दैट मस्ट बी सेम इन द पासपोर्ट एंड इन द आधार। बहुत सारे बच्चों को ऐसी एक प्रॉब्लम होती है, वो क्या लिखते हैं, फॉर एग्जांपल किसी जो हमारी बहन है, किसका नाम फिजा होता है, वो लिखती है फिजा डॉटर ऑफ तारिक अहमद डार फॉर एग्जांपल, या कोई लड़का है अरसलान डॉटर ऑफ मुश्ताक अहमद शाह, इन्हें ऐसे होता है। तो वो न तो मिडिल नेम रखते हैं, न तो सर नेम रखते हैं। अगर वो चाहेंगे वेस्ट में जाना, तो वहां पे अगर सर नेम नहीं होता है, मिडिल नेम नहीं होता है, वो वीजा ग्रांट इशू नहीं करते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप किसी भी स्कूल में दाखिला लेते हो, अपने बच्चों को दाखिला करवाते हो, या आधार कार्ड एनरोलमेंट करते हो, या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो पूरा नाम लिखना चाहिए विद द मिडिल नेम एंड द लास्ट नेम, पेरेंटेज भी बराबर होना चाहिए, एड्रेस भी बराबर होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी आपस में वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। और सबसे लास्ट वाली बात जो आपके हुजूर में मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि आई वॉज टुडे अलॉन्ग विद बासित साहब, हम बोपी गए थे, तो वहाँ पे हमने बाज़ाब्ता वहाँ के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनके साथ बात भी हमारी हो गई थी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जिनको कन्फ्यूजन ये था कि एक तो मेडिकल सीट्स के लिए ऑल इंडिया कोटा होता है, दूसरा होता है हमारे जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उसका मेडिकल कोटा होता है। तो अगर हम ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई करेंगे, स्टेट कोटा के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर स्टेट कोटा के लिए अप्लाई करेंगे, ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब हम उनके साथ बात की, उन्होंने बोला नहीं ऐसा तो नहीं है, एक्चुअली हमारे यहाँ जो सीट्स हैं उसमें 15% जम्मू कश्मीर स्टेट के जो मेडिकल सीट्स हैं उसमें जो 15% है वो हमने ऑल इंडिया मेडिकल कोटा के लिए रखा है। ऐसे हर किसी स्टेट का अपना अपना नॉर्म्स होते हैं, और जो 85% जो सीट्स हैं, करीबन 850 सीट्स को पहुंचते हैं, वो हमने जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए रखा है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने एटलीस्ट 530 फॉर द ओपन मेरिट, और जो ST SC से वाबस्ता होते हैं उनके लिए करीबन 450 तक भी जाएगा, जिनको इससे ज्यादा ये जो स्कोर आया है, क्योंकि नीट UG है उसमें 720 में से उनको मार्क्स होते हैं। अगर किसी ने ओपन मेरिट में से 520 से ज्यादा स्कोर लाया है, फॉर शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट 450 से ज्यादा लाया है, तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि वो ऑल इंडिया कोटा जिसमें काउंसलिंग होती है MCC, तो उसमें भी बाज़ाब्ता वो रजिस्ट्रेशन करे और अप्लाई करे। और अगर वो चाहते, और एक तो वो हो गया कि वो बाज़ाब्ता ऑल इंडिया कोटा के लिए भी अप्लाई करेंगे, और वो स्टेट में भी बाज़ाब्ता जब इसका बोपी के वेबसाइट के साथ वाबस्ता रहेंगे, उसमें बाज़ाब्ता यहाँ नोटिफिकेशन निकलेगी, वो स्टेट में भी बाज़ाब्ता अप्लाई करेंगे। और जो अगर हम इंडिया MBBS की बात करेंगे, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं इंडिया में ही MBBS करना, क्या इन्होंने बाज़ाब्ता कोशिश की, ऑल इंडिया कोटा इंडिया में नहीं हुआ, कश्मीर में भी कोशिश की नहीं हुआ, अब वो चाहते हैं इंडिया में MBBS करना, या वो चाहते हैं अब्रॉड में जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, ईरान है, बांग्लादेश है, वहां पे एडमिशन करना, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। मगर जो इंडिया का MBBS का जो सिस्टम होता है बड़ा डिफरेंट होता है। उसके लिए मैं दावत देता हूं बासित बेदार साहब को, वो थोड़ा सा इंडिया MBBS के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे स्टूडेंट्स के लिए। शुक्रिया आपका। MBBS इंडिया की जहाँ तक हम बात करें, देखिए हर किसी स्टेट का अपना अपना एक काउंसलिंग होता है, स्टेट काउंसलिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक, उसमें अप्लाई करना ज़रूरी है, ताकि जैसे कि हम अगर बात करें, देयर आर ऑल्सो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज जो कि बहुत ही टॉप रैंक्ड है, टॉप नॉच फैकल्टीज़ वहाँ पे है। जैसे कि अगर हम बात करें, आंध्रा में डेक्कन है, ठीक, UP में इरा है, कर्नाटका में अलमीन है। ऐसे भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे कश्मीरी बच्चे इवन पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे चाहते भी हैं हम यहाँ से कि वो इन मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन ले। इसका बस एक सिंपल सा तरीका है कि हमें स्टेट काउंसलिंग में अपना फॉर्म फिल करना ज़रूरी है, ताकि हम उस स्टेट की रजिस्ट्रेशन में आ जाए। ठीक, कल को जब सीट डिस्ट्रीब्यूशंस हो तो वहाँ पे हमारा नाम होने के बाद से हमें उस कॉलेज में सीट मिल जाए। अब इसमें पॉइंट्स डिफर करेंगे, जिनके ज़्यादा पॉइंट्स हो, मोर देन 450 पॉइंट्स है, उनको चांसेस है कि हमें जो टॉप कॉलेज है वहाँ पे सीट मिल जाए, और जिनको इनसे कम है वो डिफरेंट कॉलेज में सीट हासिल कर सकते हैं। काउंसलिंग स्टार्ट अभी कुछ स्टेट्स का हो गया है, जैसे कि अगर हम बात करें तमिलनाडु स्टेट का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही अब वी एक्सपेक्ट कि टिल 10th of October जो कि नई नोटिफिकेशन आई है MCC की तरफ से,
तब तक बहुत सारे स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन खुल जाए. होपफुली कि हमें ना ये रजिस्ट्रेशन पे ज़्यादा फोकस रखना है. जिस भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन ओपन हो, अगर हम चाहते हैं उस स्टेट में एडमिशन लेना तो रजिस्ट्रेशन हमारे पास होना ज़रूरी है. इवन दैट वहाँ पे कुछ कॉलेज ऐसे भी है जहाँ पे आपका पैकेज भी कम है और आपके बजट में भी इंशाल्लाह वो कहीं ना कहीं आ जाएगा. तो अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग वाला. दूसरा अगर हम देखें फिर आता है मैनेजमेंट कोटा. ठीक, मैनेजमेंट कोटा की अगर हम बात करें, देयर आर टॉप कॉलेज लाइक वाइज रामैया, इफ यू टॉक अबाउट इन कर्नाटका. अगर हम बात करें बाकी स्टेट्स में तो ऐसे टॉप कॉलेज है जहाँ पे मैनेजमेंट कोटा भी होता है. हाँ, मैनेजमेंट कोटा में भी जाने के लिए आपकी स्टेट काउंसलिंग होनी ज़रूरी है. दीज वर टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एक नीट एस्पिरेंट, एक मेडिकल स्टूडेंट को हमेशा याद रखना है कि इंडिया में एडमिशन होने के लिए स्टेट काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है. Thanks a lot. Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.